नमस्कार। बी पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की यह कविता सुदामा पांडे धूमिल की मोचीराम का दूसरा भाग। यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं और आदमी की अलग अलग नवयत बतलाते हैं। सबकी अपनी अपनी शक्ल है, अपनी अपनी शैली है। मसलन एक जूता है। जूता क्या है? चकत्तियों की थैली है। इसे एक चेहरा पहनता है जिसे चेचक ने चुग लिया है। उस पर उम्मीद की तरह देती हुई हंसी है, जैसे टेलीफोन के खंबे पर कोई पतंग फंसी है और खड़खड़ा रही है। बाबूजी, इस पर पैसा क्यों फूकते हो? मैं कहना चाहता हूँ, मगर मेरी आवाज लड़खड़ा रही है। मैं महसूस करता हूँ भीतर से एक आवाज आती है, कैसे आदमी हो, अपनी जाति पर थूकते हो। आप यकीन करें, उस समय मैं चकत्तियों की जगह आंखें टाकता हूँ और पेशे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूँ। कल की कविता का जो मूल भाव था वो ये था कि मोची ये कहता है कि मेरे लिए आदमी की हैसियत कोई मायने नहीं रखती। मेरे लिए हर आदमी मात्र एक जोड़ी जूता है। हाँ, मैं इतना ज़रूर ध्यान रखता हूँ कि जिस जूते की मरम्मत मैं कर रहा हूँ वह जूता पहनने वाला व्यक्ति उस मरम्मत से फ़ायदा ले। आगे वो कहते हैं, यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं, हर आदमी की अलग अलग नवयत बतलाते हैं। मोचीराम कहता है कि मेरे पास अलग अलग लोग आते हैं, तो अलग अलग तरह के जूते आते हैं, महंगे, सस्ते, थोड़े से फटे हुए, ज़्यादा फटे हुए, और अलग अलग नवयत माने अलग अलग हैसियत बताते हैं। सबकी अपनी अपनी शक्ल है, अपनी अपनी शैली है। हर जूता अलग होता है दूसरे से, जैसे हर इंसान अलग होता है दूसरे से। सबकी अपनी शैली है, सबका अपना व्यक्तित्व है। मसलन माने उदाहरण के लिए, जैसे एक जूता है। जूता क्या है? चकत्तियों की थैली है। मसलन एक जूते का उदाहरण मैं आपको दूं तो वो जूता वास्तव में जूता क्या कहूं उससे, वो चकत्तियों माने थेगड़ियां जो जगह जगह पे चिपकाने के लिए अलग रंग के जो टुकड़े लगा दिए जाते हैं, बहुत सारे टुकड़ों की एक थैली बनी हुई है। माने अनेकों बार उस जूते की मरम्मत की जा चुकी है। इसे एक चेहरा पहनता है, इसे भी एक व्यक्ति पहनता है जिसे चेचक ने चुग लिया है। और वो चेहरा कोई बहुत ही संभ्रांत नहीं है। चेचक ने चुग लिया मतलब उससे चेचक हुई थी और चेचक के बहुत भद्दे दाग उसके चेहरे पर हैं। पर उस पर उम्मीद की तरह देती हुई हंसी है, उस पर उम्मीद को तरह देती हुई हंसी है, जिसे टेलीफोन के खंबे पर कोई पतंग फंसी और खड़खड़ा रही है। और वो चकत्तियों की थैली जैसा जूता पहनने वाला, चेचक का चुगा हुआ चेहरा लिए वह जो व्यक्ति है, वो फिर भी हंस रहा है। उसकी हंसी उसके लिए एक उम्मीद है, ठीक है। लेकिन वो उम्मीद कैसी है? वो उम्मीद बिल्कुल वैसी है जैसे टेलीफोन के किसी खंबे पर कोई पतंग फंसी हुई हो। क्या टेलीफोन के खंबे पर फंसी हुई पतंग हवा में कितना भी खड़खड़ा ले, कितना भी उसमें हरकत हो जाए, लेकिन वो उड़ नहीं सकती, उसे फिर से उड़ाया नहीं जा सकता। लेकिन शायद वो इस उम्मीद में ही फड़फड़ाती है कि शायद कभी हवा का कोई झोंका उसे उड़ा ले जाएगा। इस व्यक्ति की हंसी भी बिल्कुल वैसी ही है। मैं इस व्यक्ति से कहना चाहता हूँ, मोचीराम कहता है कि मैं इस व्यक्ति से कहना चाहता हूँ, बाबूजी इस पर पैसा क्यों फूकते हो? कि मैं उसको ये जरूर कहना चाहता हूँ कि बाबूजी आप इस जूते पर अब क्यों और पैसा मरम्मत के लिए व्यर्थ कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि अब ये कितना और चलेगा, मतलब इसको आप कितनी भी मरम्मत करा ले, ये कहीं ना कहीं से फिर फट जाएगा। तो कवि कहते हैं कि मोचीराम उस चेचक चुगे हुए, बहुत ज्यादा बार मरम्मत किए हुए जूते की मरम्मत करवाने वाले व्यक्ति से कहना चाहता है कि इस पर अब आप और पैसा मत लगाइए और मतलब उम्मीद मत करिए कि ये आपका साथ देगी। मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन पर मैं उससे कहना चाहता तो ये हूं कि तुम इसे छोड़ दो। पर आवाज लड़खड़ा जाती है, लेकिन मैं इसको कह नहीं पाता। पहले आप शाब्दिक अर्थ देखिए, फिर भावार्थ बताती हूँ कि उस फटे हुए जूते को और मरम्मत मत कराओ, इस पे क्यों पैसा फूकते हो? मोचीराम ये उस व्यक्ति को कहना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज लड़खड़ा जाती है और वो महसूस करता है, माने मोचीराम महसूस करता है कि उसके अंदर से आवाज आती है, कैसे आदमी हो, अपनी जाति पे थूकते हो। माने अगर तुम इसे कह भी दोगे कि तुम मरम्मत मत कराओ और उससे तुम्हारी बात मान ली, तो नुकसान किसका होगा? नुकसान तो तुम्हारा ही होगा ना। अपनी जाति पर थूकते हो मतलब अपने काम को, अपने पेशे के साथ ही तुम गद्दारी कर रहे हो। अगर तुम ये कहोगे तुम्हारा काम सिर्फ सिलाई मरम्मत करने का है, तो तुम वो करो ना चुपचाप, तुम क्यों उसे राय दे रहे हो?
आप यकीन करें उस समय मैं चकत्तियों की जगह आंखें ताकता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं ये। मोचीराम कहता है जब अंदर से मुझे ये आवाज आती है कि तुम अपनी जाति पर क्यों थूक रहे हो, ये भी तो तुम्हारे जैसा ही है, तुम इस पर क्यों इसे इसके ऊपर इसे इस तरह से या अपने पेशे पर के साथ गद्दारी करते हो। तो वो कहता है कि जैसे ही अंतर से मुझे आवाज आती है तो मैं, आप यकीन करिए बाबूजी, उस समय चकत्ती नहीं लगाता, मैं आंखें ताकता हूँ। मतलब मैं जितनी कुशलता से उन जूते को मरम्मत कर सकता हूँ वो मैं करता हूँ, और पेशे पे पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूँ। और मेरे पेशे पर जो आदमी हावी हो गया था, मेरे व्यवसाय पर जो मेरा आदमी हावी हो गया था, उसे निभाता हूं, उसे भी बहुत बड़ी मुश्किल से शांत करता हूं, समझाता हूं। अभिप्राय इसका ये है कि इसका अंतर्निहित अर्थ ये है कि जो व्यक्ति ऐसा ऐसा जूता मरम्मत कराने के लिए आया है तो वो निश्चित रूप से मोचीराम के ही वर्ग का है, माने वह भी उतना ही दलित, पीड़ित, शोषित या गरीब है। तो जब मोचीराम के मन में ये बात आती है कि वो उसे ये कहे कि जी तुम इससे क्यों पैसा खर्च कर रहे हो, तो अभिप्राय ये कि वो उसकी उम्मीद को चुनौती दे। वो ये कहे कि तुम ये जबरदस्ती की उम्मीद क्यों लगा रहे हो कि तुम्हारा जीवन बेहतर होगा, तुम उम्मीद मत करो। लेकिन तभी उसके अंतर से आवाज आती है कि तू भी तो उम्मीद पर ही है, तू और ये जो तेरे सामने खड़ा है, तुम दोनों में कोई खास अंतर तो है नहीं, तो तू इसकी उम्मीद पर क्यों पानी डालता है। माने इसे उम्मीद के सहारे, या जो इस उम्मीद के सहारे ये जो जीवन जी रहा है या जो ये प्रसन्न है, इसकी प्रसन्नता पर तू क्यों इसकी प्रसन्नता को तू क्यों समाप्त करना चाहता है। तो कवि कहता है कि मोचीराम ये बोलता है, आप यकीन करिए कि मैं जो उससे उसकी उम्मीद से दूर कर रहा था, मैं भी उसकी उम्मीद के साथ जुड़ जाता हूं। जब वो ये कहते हैं ना कि आंखें ताकता हूं, आंखें ताकता हूं मतलब कि पल भर पहले मैं जिस उम्मीद को नाउम्मीदी में बदलने वाला था, उसी उम्मीद को मैं भी उसी उम्मीद में मैं भी सम्मिलित हो जाता हूं, मैं भी शामिल हो जाता हूं। जब अंतर्मन से ये आवाज आती है कि तुझ में और इसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, अगर ये उम्मीद पर जिंदा है या ये उम्मीद कर रहा है तो तुझे भी उम्मीद करनी चाहिए। लेकिन इसी के साथ साथ अंतर विरोध ये है, विरोधाभास ये है कि मेरे अंतर का आदमी ये कहता है कि तू अच्छी तरह जानता है कि तेरी गरीबी का कुछ भी होने वाला नहीं है, तू ऐसे ही ताउम्मीद गरीब रहने वाला है, और ये व्यक्ति भी इसी तरह ताउम्मीद गरीब रहने वाला है। तो तब कवि कहता है कि मोचीराम कहता है कि मैं अपने अंदर उस व्यक्ति को बहुत मुश्किल से संभालता हूं, और इस उम्मीद और नाउम्मीद के झूले में पुनः पुनः झूलने के लिए तत्पर होता हूं, न केवल स्वयं बल्कि मेरे जैसे बहुत से लोग। धन्यवाद।